दिस इज़ वैष्णवी चौहान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि साइंस सब्जेक्ट से और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन क्लासेस को भी ज़रूर देखना। इन क्लासेस से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है और अगर इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, मानव में कुल कितनी अस्थियां है, मतलब कि मानव शरीर है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं। फर्स्ट दे रखा है 187, सेकेंड दे रखा है 287, थर्ड दे रखा है 206 और फोर्थ दे रखा है 306। जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें नवजात शिशु की तो नवजात शिशु के अंदर लगभग 305 हड्डियाँ या बोन्स होती हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है ये हड्डियाँ जुड़ती जाती है और इनकी संख्या में कमी होती जाती है। लेकिन मनुष्य जो होते हैं उनके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर है, जो कि हमारे पैर में होती है। और सबसे छोटी अस्थि की बात करें तो वह स्टेपिस, जो कि हमारे कान में स्थित होती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीन अस्थियां हमारे कान की अस्थियां हैं, जिसमें से स्टेपिस जो होती है वह सबसे छोटी अस्थि है। अब इन अस्थियों का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो ये अस्थियां जो होती है शरीर की कठोर संरचनाओं के रूप में और नाजुक आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए कवच के तौर पर कार्य करती है। इसके साथ साथ ये जो बोन मैरो होता है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं उसके लिए भी स्थान प्रदान करती है, जिसके अंदर हमारी आरबीसी का निर्माण होता है। हड्डियाँ शरीर में कैल्शियम के संग्रहण को भी बनाए रखती हैं। ये सभी कार्य जो होते हैं यह हमारी अस्थियों या बोन्स के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 206 206 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 5.5 मिलियन, सेकेंड दे रखा है 6 मिलियन, थर्ड दे रखा है 4.5 मिलियन और फोर्थ दे रखा है 4 मिलियन। तो एक वयस्क पुरुष में जो आरबीसी की संख्या होती है वह 50 से 55 लाख तक होती है, जबकि एक वयस्क महिला में आरबीसी की संख्या जो होती है वह 40 से 45 लाख तक होती है। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, उस हिसाब से 50 से 55 लाख जो होंगे, 55 लाख जो होगा वह 5.5 मिलियन में आ जाएगा। 50 लाख मतलब कि 5 मिलियन और 55 लाख मतलब कि 5.5 मिलियन। तो ऑप्शन में 5.5 मिलियन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी आती है तो ऐसी स्थिति को इरिथ्रोसाइटोपेनिया या एनीमिया कहते हैं। मतलब कि ऐसी स्थिति को तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं और आरबीसी की संख्या में कमी आने से हमारे शरीर में एनीमिया रोग या अरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है तब इस स्थिति को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। और आरबीसी का निर्माण जो होता है वह बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी में सामान्यतः कोई भी कोशिका नहीं पाए जाते हैं, ना ही उसमें कोई केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, इस अपवाद से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऊंट और लामा की आरबीसी में
केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो ऊंट और लांबा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनस का कारण है, मतलब कि टिटनस रोग जो है उसका कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्लोस्ट्रीडियम, सेकंड दे रखा है वायरस, थर्ड दे रखा है बैक्टीरियोफेज और फोर्थ दे रखा है साल्मोनेला। तो जो टिटनस का रोग कारक होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। टिटनस एक बैक्टीरिया जनित रोग है। अब इसके संक्रमण का तरीका क्या है, तो यह मिट्टी तथा संक्रमित सतहों से चोट के दौरान रक्त के संपर्क में रोग कारक के आने से यह रोग होता है। अब इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, तो ये हमारी मसल्स एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो मसल्स या पेशियां जो होती है वह अकड़ने लगती है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है और एक टिटनस वैक्सीन लगाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोस्ट्रीडियम जो होगा वह टिटनस रोग का कारण होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आयरन, सेकंड दे रखा है मैग्नीशियम, थर्ड दे रखा है जिंक और फोर्थ दे रखा है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 को एक साइनो कोबाल्बिन नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनो कोबाल्बिन के नाम से जाना जाता है। अब इस नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सी धातु है। इस विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु जो है वह पाई जाती है। अब ये विटामिन B12 का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो एक तो ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के निर्माण में सहायक है। उसके साथ साथ ये तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक है। यह डीएनए संश्लेषण में सहायक है। यह कार्य हमारे शरीर में करता है। अब हम इसके स्रोत की बात करें कि हमें विटामिन B12 किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, तो मछली, अंडा, मांस, दूध। और एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बनता है कि स्पाइरुलिना शैवाल जो है इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 का यह एक अच्छा स्रोत है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से शैवाल में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह स्पाइरुलिना शैवाल है। इसकी कमी से अगर हम देखें तो इसकी कमी से हमारे शरीर में घातक एनीमिया रोग हो जाता है। यह हमारे आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा और आरबीसी की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। तो इसकी कमी से एक तो एनीमिया रोग हो जाएगा, एक आरबीसी की संख्या में भी कमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अगले भाग में, सेकंड दे रखा है पिछले में, थर्ड दे रखा है पार्श्व में और डी दे रखा है मध्य में। हमारी जीभ में संख्या में लगभग 10,000 तक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह स्वाद कलिकाएं जो होती है हमें संवेदना
किसी भी खाद्य पदार्थ के स्वाद की संवेदना करवाते हैं। जैसे कि हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वह जो होती है, हम अगर कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमें मीठी चीज़ का अनुभव जो होता है वह जीभ के अगले भाग से होता है। जीभ का अगला भाग जो होता है वह मीठे स्वाद के लिए होता है, जबकि जीभ का पिछला भाग जो होता है वह हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। और इसका जो पार्श्व भाग होता है यह नमकीन तथा खट्टे स्वाद की संवेदना करवाता है। तो जीभ का अगला भाग जो होता है वह मीठे स्वाद के लिए, पार्श्व भाग जो होता है वह नमकीन तथा खट्टे स्वाद के लिए, और पिछला भाग जो होता है हमें कड़वे स्वाद की अनुभूति करवाता है। जैसे ही हम मीठी चीज़ खाते हैं तो हमें उसके स्वाद का जल्दी से पता चल जाता है, लेकिन अगर हम मीठे की जगह कोई सी भी कड़वी चीज़, करेला खाते हैं तो हमें उसके स्वाद का थोड़ी सी देर बाद अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जो ये है स्वाद कलिकाएं जो होती है कड़वे स्वाद की, वह जीभ के पिछले भाग पर स्थित होती है। इस कारण हमें कड़वे स्वाद का थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, खट्टे स्वाद के लिए जो होती है वह पार्श्व की स्वाद कलिकाएं जो होती है वह जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, सेकेंड है ग्लूकोज, थर्ड है फ्रक्टोज और फोर्थ है माल्टोज। पूछा गया है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर किसकी अधिकतर मात्रा होती है, कौन सी शर्करा की। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य जो करता है वह इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह अग्नाशय की लिंगर दीपिका का बीटा सेल्स जो होती है यह इस इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। अगर हमारे ब्लड में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी और हमें डायबिटीज़ होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वह इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। इस कारण उनके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की अधिकता हो जाती है और उनको डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे रक्त में ग्लूकोज शर्करा की अधिकतम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्टिव इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिजीज सिंड्रोम। थर्ड दे रखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और फोर्थ दे रखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वह एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अब यह रोग जो होता है इसका रोग कारक होता है HIV। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। इसके संक्रमण जो होता है यह संक्रमित सुई रोगी माता से बच्चे में यह रोग फैल सकता है। इसके साथ साथ ये एक वायरस जनित रोग है और इसके लक्षण में हम देखते हैं कि इसमें हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। इसके साथ साथ यह हमारी
WBC को भी प्रभावित करता है। इसमें यह टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। अब अगर हम इसके परीक्षण की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो इस एड्स रोग में एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। इस एलिसा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्ले। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्ले इसका फुल फॉर्म है, जो कि एड्स का एक टेस्ट है। इसके साथ साथ इसमें वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी इसमें किया जाता है। अब इस एड्स रोग में आनुवंशिक पदार्थ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस एड्स रोग में जो होता है आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। इस कारण इस एड्स रोग को रिट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। इस शब्द से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि रिट्रोवायरस किस रोग को कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। एक ये पॉइंट HIV से, एक एलिसा का फुल फॉर्म, एक ये टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, और एक ये आनुवंशिक पदार्थ इसमें RNA होता है, और इसको रिट्रोवायरस। ये सभी पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है CO2, सेकेंड दे रखा है CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड दे रखा है प्रोपेन, और फोर्थ दे रखा है NO2 और SO2। तो कार्बन वर्षा के पहले तो अम्ल वर्षा होती क्या है। तो अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसका pH, या यदि वर्षा जल का pH जो होता है वह 5.6 से, यदि वर्षा जल का pH मान जो होता है 5.6 से कम हो जाता है, तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। यह वर्षा अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहलाती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैसें जैसे कि NO2, SO2, SO3, CH4, ये सभी गैसें जो होती है यह जल के साथ मिल करके अम्ल का निर्माण करती है, और यही अम्ल जो होता है यह वर्षा जल के साथ मिल करके भूमि पर गिरता है, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो हमारी खेत वाली भूमि जो होती है इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी कम करती है। यह कम करती है। और जो ताजमहल आपने देखा होगा, अब ये थोड़ा पीला पीला येलो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो अम्ल वर्षा है उसके कारण इस ताजमहल का रंग जो होता है वह थोड़ा पीला हो गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NO2 और SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकेंड दे रखा है नाइट्रिक अम्ल, थर्ड दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फोर्थ दे रखा है एसिटिक अम्ल। तो बैटरियों के अंदर H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं यह संग्रहित होता है। इसके साथ साथ इसको गंधक का अम्ल और अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है। इसका उपयोग एक तो सीसा संचालक सेल में, इसके साथ साथ मोटर वाहन तथा इन्वर्टर की बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और रंग तथा पेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और धातु कर्म के शोधन में भी यह उपयोगी है। इन दोनों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि गंधक का अम्ल किसे कहा जाता है और अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहा गया है। इसके साथ साथ इनके उपयोग से भी
क्वेश्चन बनते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजन तत्व है। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 के अंदर आने वाले सभी तत्वों को हेलोजन तत्व कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन धातुएं एस्टिटीन तत्व आते हैं। ये सभी तत्व जो होते हैं यह हेलोजन तत्व कहलाते हैं। इनके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों जो होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ये दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सभी हेलोजन जो होते हैं यह रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं रंगीन? क्योंकि ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इस कारण ये सभी रंगीन होते हैं। और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन यह पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वह है फ्लोरीन, जो कि एक हेलोजन तत्व है। जबकि ग्रुप नंबर 18 में सारी ही अक्रिय गैसों को रखा गया है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये सारी जो होती है अक्रिय गैसें, क्योंकि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन ये सभी जो होती है यह हेलोजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है H2 मतलब हाइड्रोजन, सेकेंड दे रखा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड दे रखा है नाइट्रोजन और फोर्थ दे रखा है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होती है यह ऐसी गैस है जो पौधों और मनुष्यों के लिए आवश्यक है। इसका प्रयोग कागज और कपड़े बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ इसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वायु की उपस्थिति में यह पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का निर्माण करती है। क्लोरीन गैस की तेज गंध आँखों, त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होती है। इससे गले में घाव, खांसी और आँखों व त्वचा में जलन हो सकती है और सांस लेने में भी समस्या होती है। इस प्रकार से जो क्लोरीन गैस होती है उसको अश्रु गैस भी कहा जाता है। इसकी तेज गंध जो होती है ये आँखों में जलन उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमारी आँखों में आंसू आते हैं। तो इस प्रकार यह अश्रु गैस की तरह भी काम में ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर का तापक्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकेंड दे रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड दे रखा है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और फोर्थ दे रखा है 94.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यही हमें डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह मानव शरीर का तापमान होता है। और अगर इसी को केल्विन में देखें तो यह 310 केल्विन होता है। इस प्रकार मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310
10 केल्विन होता है। इन तीनों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। इन तीनों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फीमर, सेकंड दे रखा है स्टेपिस, थर्ड दे रखा है मेलियस और फोर्थ दे रखा है इनकस। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो होती है फीमर, जो कि हमारी जांघ में या पैर में उपस्थित होती है। यह अस्थि जो होती है हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है। अगर सबसे छोटी अस्थि की बात करें तो वह होती है स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है यह कान में स्थित होती है और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो मानव शरीर में तो 206 अस्थियाँ होती है, जबकि नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु के अंदर 305 अस्थियाँ होती है, जो कि आगे चलकर जुड़ जाती है और 206 रह जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक का होता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1350, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1230, सी दे रखा है 1100 और डी दे रखा है 1500। मानव का मस्तिष्क लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1350 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। गुर्दा मतलब किडनी। इनमें से कौन सा कार्य है जो हमारी किडनी का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, सेकेंड दे रखा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, थर्ड दे रखा है यूरिया को छानकर बाहर करना और फोर्थ दे रखा है कई हार्मोनों का स्त्रवण करना। तो हमारी किडनी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है, रक्त में शर्करा की मात्रा का भी नियंत्रण करती है, यूरिया को छानकर बाहर भी करती है, लेकिन यह हार्मोनों का स्त्रवण नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि किडनी को लेकर एक गलत कथन है। और हमारी किडनी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन तक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से 2 किडनियों में 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।